नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो दुनिया देखते हैं, क्या वो सच में वैसी ही है या हमारा दिमाग हमें एक फिल्म दिखा रहा है जिसका डायरेक्टर वो खुद है? क्या समय और स्थान दुनिया में मौजूद हैं या वे सिर्फ हमारे दिमाग के बनाए हुए चश्मे हैं जिनके बिना हम कुछ देख ही नहीं सकते? और क्या हम कभी भी अपनी बुद्धि का कितना भी इस्तेमाल करके ईश्वर, आत्मा या आजादी जैसे सवालों का अंतिम जवाब पा सकते हैं? आज हम दर्शन के इतिहास की सबसे मुश्किल, सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक के महासागर में उतरने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने फलसफे का रुख हमेशा के लिए मुद्दा दिया। एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो आप दुनिया को फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं महान जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की अमर रचना द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, यानी शुद्ध तर्क की मीमांसा के बारे में। इस ऑडियो बुक में हम कांट के साथ इंसानी दिमाग की उस भूल भुलैया में उतरेंगे और उसकी सीमाओं और उसकी शक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे। ये कोई आसान सफर नहीं होगा। ये आपके दिमाग को चुनौती देगा। ये आपको उन सवालों पर सोचने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। हम जानेंगे कि कैसे कांट ने दर्शन के दो सबसे बड़े दुश्मन खेमों, तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद, के बीच सुलह करवाई। हम कांट की उस कोपर्निकन क्रांति को समझेंगे जिसने ज्ञान के केंद्र में दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को रख दिया। ये ऑडियो बुक आपको ये नहीं बताएगी कि क्या सोचना है, ये आपको ये बताएगी कि हम कैसे सोचते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के इस हैरत अंगेज और रोमांचक सफर पर चलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, दर्शन की लड़ाई, जब दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। दोस्तों, इमानुएल कांट की महान किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बौद्धिक युद्ध के मैदान को समझना होगा जिसमें कांट ने क्युदम रखा था। वो 18वीं सदी का यूरोप था, जिसे ज्ञानोदय का युग कहा जाता था। हर तरफ तर्क और विज्ञान की बातें हो रही थीं, लेकिन दर्शन की दुनिया में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ये लद्दाई दो बद्धे खेमों के बीच थी और इन दोनों के पास इस सवाल का बिल्कुल अलग अलग जवाब था कि हमें ज्ञान कैसे मिलता है। इस अध्याय में हम इसी महान लड़ाई को समझेंगे, क्योंकि इसी लड़ाई के बीच से कांट का क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ। पहला खेमा था तर्क बुद्धिवादियों का। इस खेमे के बद्धे बड्ढे सेनापति थे देकार्त और लाइबनिट्स जैसे दार्शनिक। उनका मानना था कि सच्चा और निश्चित ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी तर्क बुद्धि या रीजन से ही मिल सकता है। हमारी इंद्रियां, यानी हमारी आंख, कान, नाक, ये सब तो धोखा दे सकती हैं। आज आपको पानी ठंडा लग सकता है, कल गर्म। आज आपको कोई चीज दूर लग सकती है, कल पास। तो इंद्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चा ज्ञान तो गणित जैसा होना चाहिए, एकदम पक्का और निश्चित। जैसे 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, चाहे आप उसे अनुभव करें या ना करें। तर्क बुद्धिवादी मानते थे कि हम कुछ विचारों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें जन्मजात विचार कहा जाता है। ईश्वर का विचार, न्याय का विचार, ये सब हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद हैं। हमें बस अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें खोजना है। दूसरा और बिल्कुल उल्टा खेमा था अनुभववादियों का। इस खेमे के हीरो थे जॉन लॉक और डेविड ह्यूम। उनका कहना था, ये सब बकवास है, कोई जन्मजात विचार नहीं होते। जन्म के समय हमारा दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है, एक सादे कागज की तरह। उस पर हर एक शब्द, हर एक विचार सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही लिखा जाता है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत हमारी इंद्रियां हैं। हम दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, और इसी से हमारे दिमाग में विचार बनते हैं। दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो पहले हमारी इंद्रियों में न रहा हो। अगर आपने कभी सेब नहीं देखा या छका है, तो आपके दिमाग में सेब का कोई विचार हो ही नहीं सकता। ये दोनों खेमे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और उनके बीच कोई समझौता होता नहीं दिख रहा था। तर्क बुद्धिवादी कहते थे कि अनुभव अंधा है, और अनुभववादी कहते थे कि तर्क खाली है। और फिर इस लड़ाई में एक ऐसा दार्शनिक आया जिसने अनुभववाद को उसकी अंतिम और सबसे खतरनाक सीमा तक पहुंचा दिया। उसका नाम था डेविड ह्यूम। ह्यूम ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरे दर्शन की दुनिया को हिलाकर रख दिया। ह्यूम ने कहा, ठीक है,
मान लेते हैं कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही आता है। तो चलिए कुछ जरूरी चीजों को देखते हैं, जैसे कि कारण और प्रभाव। हम सब मानते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर एक बिलियर्ड बॉल दूसरी से टकराती है तो दूसरी बॉल हिलने लगती है। हमें लगता है कि ये एक जरूरी नियम है। लेकिन ह्यूम ने पूछा, क्या आपने कभी उस जरूरी नियम को अपनी आंखों से देखा है? नहीं। आपने सिर्फ ये देखा है कि एक घटना हुई और उसके ठीक बाद दूसरी घटना हुई। आपने ये हजारों बार देखा है, इसलिए आपके दिमाग ने आदत डाल ली है ये मानने की कि पहली घटना दूसरी का कारण है। आपने उस अदृश्य शक्ति या कनेक्शन को कभी अनुभव नहीं किया जो कारण को प्रभाव से जोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान के सारे नियम जो कारण और प्रभाव पर ही टिके हैं, वे सिर्फ हमारी आदतें हैं। उनकी कोई तार्किक निश्चितता नहीं है। डेविड ह्यूम के इस तर्क ने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर हम कारण और प्रभाव पर ही भरोसा नहीं कर सकते, तो हम किसी भी चीज पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? विज्ञान, नैतिकता, धर्म, सब कुछ एक वहम लगने लगा। दर्शन एक अंधेरी गली में पहुंचकर अटक गया था, और इसी अंधेरी गली में एक रोशनी बनकर उभरे इमानुएल कांट। कांट ने बाद में लिखा कि डेविड ह्यूम ने ही मुझे मेरी हठधर्मी नींद से जगाया। कांट समझ गए थे कि तर्क बुद्धिवादी और अनुभववादी दोनों ही आधे सही और आधे गलत थे। एक नई राह की जरूरत थी, एक ऐसी राह जो इन दोनों को मिला सके। उन्होंने दर्शन में एक ऐसी क्रांति लाने का फैसला किया जो कोपरनिकस की खगोलीय क्रांति जितनी ही विशाल थी। वो क्रांति क्या थी? उस एक विचार ने कैसे ज्ञान की पूरी दुनिया को सिर के बल खड़ा कर दिया? इसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 2, दर्शन की कोपरनिकन क्रांति, जब दिमाग ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे दर्शन की दुनिया डेविड ह्यूम के विनाशकारी तर्कों के बाद एक अंधेरे और निराशा भरे मुद्द पर आ खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि निश्चित ज्ञान पाना असंभव है और विज्ञान की नींव भी सिर्फ एक आदत पर टिकी है। इसी संकट के बीच जर्मनी के एक शांत और अनुशासित प्रोफेसर इमानुएल कांट ने इस समस्या को सुलझाने का बीदा उठाया। उन्होंने जो समाधान पेश किया वो इतना मौलिक और इतना क्रांतिकारी था कि उन्होंने खुद उसे दर्शन में कोपरनिकन क्रांति का नाम दिया। इस अध्याय में हम कांट की इसी महान क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे, वो एक विचार जिसने ज्ञान के ब्रह्मांड का केंद्र ही बदल दिया। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोपरनिकस की क्रांति क्या थी। सदियों से लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद और सारे तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और सीधी सादी सोच थी, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों से ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन फिर कोपरनिकस आए और उन्होंने कहा, नहीं, तुम सब गलत हो। असल में सूरज केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इस एक विचार ने खगोल विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने हमें सिखाया कि दुनिया वैसी नहीं हो सकती जैसी वो हमें दिखती है। कांट ने कहा कि मैं दर्शन में भी ठीक यही करने जा रहा हूं। कांट से पहले सभी दार्शनिक, चाहे वो तर्क बुद्धिवादी हों या अनुभववादी, एक बात पर सहमत थे। वे मानते थे कि ज्ञान का मतलब है कि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की नकल करता है। दुनिया में चीजें जैसी हैं, हमारा दिमाग उन्हें वैसा ही जानने की कोशिश करता है। यानी हमारा ज्ञान वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा दिमाग एक निष्क्रिय या पैसिव आईने की तरह है जो बस बाहर की हकीकत को दर्शाता है। कांट ने इस पूरी धारणा को पलट दिया। उन्होंने कहा, आज तक हम ये मानते आए हैं कि हमारा सारा ज्ञान वस्तुओं के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन चलिए एक बार ये मानकर देखते हैं कि वस्तुएं ही हमारे ज्ञान के अनुरूप होती हैं। ये है वो क्रांतिकारी विचार। कांट कह रहे हैं कि हमारा दिमाग कोई खाली आईना नहीं है। हमारा दिमाग एक सक्रिय या एक्टिव भागीदार है जो खुद हमारे अनुभव का निर्माण करता है। हम दुनिया को जैसी वो है वैसी कभी नहीं जानते। हम दुनिया को हमेशा वैसी ही जानते हैं जैसी हमारा दिमाग उसे हमें दिखाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है। अब आप दुनिया में जो कुछ भी देखेंगे वो आपको हरा ही नजर आएगा। क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया सच में हरी है? नहीं। इसका मतलब है कि आपके देखने का तरीका, आपका चश्मा, हर अनुभव पर पहले से ही एक हरा रंग थोप रहा है। कांट कह रहे हैं कि हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही अदृश्य चश्मों के साथ पैदा होता है।
हमारा दिमाग खाली नहीं है, उसके पास दुनिया को समझने के लिए पहले से ही कुछ अंतर्निहित संरचनाएं या नियम हैं, और हम दुनिया का कोई भी अनुभव इन संरचनाओं के बिना कर ही नहीं सकते। तो ज्ञान का केंद्र अब बाहरी दुनिया की वस्तुएं नहीं रही। ज्ञान का नया केंद्र बन गया हमारा अपना दिमाग, वो संरचनाएं जिनके जरिए हम दुनिया को समझते हैं। जैसे कोपरनिकस ने पृथ्वी को केंद्र से हटाकर सूरज को रख दिया, वैसे ही कांट ने बाहरी दुनिया को केंद्र से हटाकर इंसानी दिमाग को ज्ञान के ब्रह्मांड का केंद्र बना दिया। इस एक विचार ने तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की समस्याओं को एक साथ सुलझा दिया। अनुभववादी सही थे कि ज्ञान का कच्चा माल हमें अनुभव और हमारी इंद्रियों से ही मिलता है, लेकिन तर्क बुद्धिवादी भी सही थे कि हमारे दिमाग में कुछ जन्मजात संरचनाएं होती हैं। लेकिन ये संरचनाएं जन्मजात विचार नहीं हैं, बल्कि ये अनुभव को व्यवस्थित करने के जन्मजात नियम हैं। ज्ञान इन दोनों के मिलने से ही बनता है, अनुभव के कच्चे माल और दिमाग उनके व्यवस्थित करने वाले नियमों के मिलने से। कांट कहते हैं, बिना संवेदन के विचार खाली हैं और बिना अवधारणाओं के संवेदन अंधे हैं। यानी सिर्फ अनुभव हमें कोई ज्ञान नहीं दे सकता और सिर्फ तर्क भी हमें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान इन दोनों का एक मिला जुला उत्पाद है। कांट की इस क्रांति ने दर्शन को एक नई दिशा दे दी। अब दर्शन का काम बाहरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाना नहीं रह गया। अब दर्शन का नया काम था खुद इंसानी दिमाग की संरचना और उसकी सीमाओं का अध्ययन करना। कांट हमें एक आईना दे रहे थे जिसमें हम अपने ही दिमाग को काम करते हुए देख सकते थे। लेकिन अब सबसे अहम सवाल उठता है, वो कौन सी जन्मजात संरचनाएं हैं, वो कौन से अदृश्य चश्मे हैं जो हमारा दिमाग पहने हुए हैं? कांत के अनुसार हमारे दिमाग के इस जादुई टूलकिट में क्या क्या है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ दिमाग की इस फैक्ट्री के अंदर चलना होगा। अध्याय नंबर 3, दिमाग के जादुई चश्मे, समय और स्थान। पिछले अध्याय में हमने इमानुएल कांट की उस हैरतअंगेज कोपरनिकन क्रांति को समझा, जिसने ज्ञान के केंद्र में बाहरी दुनिया की बजाय हमारे अपने दिमागों को रख दिया। कांत ने तर्क दिया कि हमारा दिमाग खाली नहीं है, बल्कि वो कुछ जन्मजात संरचनाओं या नियमों के साथ आता है जो हमारे हर अनुभव को आकार देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये संरचनाएं हैं क्या? कांट के अनुसार हमारे दिमाग की इस टूलकिट में वो कौन से औजार हैं जिनसे वो दुनिया का नक्शा बनाता है? इस अध्याय में हम इस टूलकिट के सबसे पहले और सबसे बुनियादी 2 औजारों के बारे में बात करेंगे। ये इतने बुनियादी हैं कि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं। ये हैं समय और स्थान। हम सब के लिए समय और स्थान दुनिया का एक हिस्सा लगते हैं। हमें लगता है कि दुनिया एक बहुत बड़े खाली बक्सा यानी स्थान की तरह है, जिसके अंदर चीजें रखी हुई हैं, और ये बक्सा एक बहती हुई नदी यानी समय में तैर रहा है। हमें लगता है कि अगर इंसान नहीं भी होते तो भी ये ब्रह्मांड, ये स्थान और ये समय मौजूद होते। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है, लेकिन कांट यहाँ एक और दार्शनिक धमाका करते हैं। वो कहते हैं, नहीं, समय और स्थान दुनिया में मौजूद चीजें नहीं हैं, वे हमारे दिमाग के अंदर मौजूद हैं। वे हमारे दिमाग के वो जन्मजात चश्मे हैं जिनके बिना हम किसी भी चीज का अनुभव कर ही नहीं सकते। चलिए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। कांट इन्हें अंतर्ज्ञान के रूप कहते हैं। अंतर्ज्ञान का मतलब यहाँ किसी छठी इंद्री से नहीं, बल्कि सीधे सीधे अनुभव करने की हमारी क्षमता से है। कांट कहते हैं कि हम किसी भी चीज का अनुभव करने से पहले ही हमारे दिमाग हथी को उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। और वो उसे कहाँ रखता है? स्थान में। आप किसी भी भौतिक वस्तु के बारे में बिना ये सोचे सोच ही नहीं सकते कि वो कहाँ है। हर चीज स्थान का एक हिस्सा घेरती है। आप एक ऐसी कुर्सी की कल्पना नहीं कर सकते जो कहीं भी ना हो। तो स्थान कोई बाहरी हकीकत नहीं है जिसे हम देखते हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक पहले से मौजूद फाइलिंग सिस्टम है, एक तरह का खाली कैनवास जिस पर हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया की तस्वीरें बनाती हैं। इसी तरह समय भी हमारे दिमाग का एक और जन्मजात चश्मा है। हम हर घटना को एक के बाद एक क्रम में ही अनुभव कर सकते हैं। हर अनुभव या तो पहले होता है या बाद में या अभी। आप एक ऐसी घटना की कल्पना नहीं कर सकते जो समय में हो ही ना। समय वो धागा है जो हमारे सारे अनुभवों को एक साथ पिरोता है। अगर आपके दिमाग में समय का ये अंतर्निहित ढांचा न हो,
तो आपके लिए दुनिया सिर्फ एक पल पल का अराजक और बेमतलब शोर होगी। आप यादों, वर्तमान और भविष्य के बीच कोई संबंध ही नहीं बना पाएंगे। तो समय भी कोई बाहरी नदी नहीं है जिसमें हम बह रहे हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग की वो आंतरिक लय है जिसके अनुसार हम हर अनुभव को मापते हैं। कांत का ये विचार बहुत ही अजीब और गहरा है। वो कह रहे हैं कि हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि दुनिया समय और स्थान के बिना असल में कैसी है। हो सकता है कि ईश्वर की नजर में, जो इस दिमागी चश्मे को नहीं पहनता, सब कुछ एक ही पल में और एक ही जगह पर घटित होता हो। लेकिन हम इंसान अपनी बनावट की वजह से हमेशा और हर हाल में दुनिया को समय और स्थान के ढांचे में ही अनुभव करने के लिए मजबूर हैं। ये हमारी मानवीय स्थिति की एक बुनियादी शर्त है। इस विचार ने गणित की निश्चितता को भी एक नई नींव दी। कांट ने पूछा, हमें कैसे पता है कि ज्यामिति के नियम हमेशा सच होते हैं? क्योंकि ज्यामिति स्थान के नियमों का ही अध्ययन है, और चूंकि स्थान हमारे दिमाग की ही एक जन्मजात संरचना है, इसलिए ज्यामिति के नियम भी उतने ही निश्चित हैं जितने हमारे अपने दिमाग के नियम। इसी तरह अंक गणित समय के क्रम पर आधारित है, और चूंकि समय भी हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा है, इसलिए अंक गणित के नियम भी निश्चित हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि हमारी इंद्रियों से जो भी कच्चा माल आता है, वो सबसे पहले हमारे दिमाग के इन दो फिल्टरों, यानी समय और स्थान, से होकर गुजरता है। हमारा दिमाग हर अनुभव पर समय और स्थान का ठप्पा लगा देता है। ये ज्ञान की प्रक्रिया का पहला चरण है, संवेदनशीलता का चरण। लेकिन ये तो सिर्फ कच्चा माल है, जिसे एक गोदाम में व्यवस्थित तरीके से रख दिया गया है। अभी इस माल को एक फैक्ट्री में ले जाकर उससे कुछ उपयोगी चीज बनानी बाकी है। वो फैक्ट्री क्या है और उसमें कौन सी मशीनें लगी हैं? दिमाग के इस प्रोसेसिंग प्लांट के रहस्यों को जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम दिमाग के दूसरे और ज्यादा जटिल औजारों, यानी कैटेगरी से मिलेंगे। अध्याय नंबर 4, दिमाग की फैक्ट्री, वो 12 नियम जिनसे दुनिया बनती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग समय और स्थान के दो जादुई चश्मों के जरिए बाहरी दुनिया के कच्चे माल को ग्रहण करता है। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। सिर्फ असंबंध और बिखरे हुए संवेदनों का होना ज्ञान नहीं है। एक लाल रंग का धब्बा, एक मीठी महक, एक गोल आकार, ये सब अलग अलग कोई मतलब नहीं रखते। इन्हें जोड़कर ये समझना कि ये एक सेब है, ये असली ज्ञान है। इस प्रक्रिया को कांट समझ कहते हैं, और ये प्रक्रिया दिमाग की फैक्ट्री के अंदर होती है। इस अध्याय में हम इसी फैक्ट्री के अंदर चलेंगे और उन मशीनों को देखेंगे जिनसे हमारा दिमाग दुनिया को एक सार्थक रूप देता है। कांट कहते हैं कि समय और स्थान के फिल्टर से गुजरने के बाद हमारे सारे अनुभव दिमाग के अगले विभाग, यानी समझ के विभाग में जाते हैं, और यहाँ पर हमारा दिमाग कुछ और जन्मजात औजारों या नियमों का इस्तेमाल करता है ताकि वो इन बिखरे हुए संवेदनों को एक साथ जोड़ सके और उन्हें समझ सके। इन जन्मजात नियमों को कांट समझ की अवधारणाएं कहते हैं। ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना हम सोच ही नहीं सकते। कांत का मानना था कि ऐसी कुल 12 कैटेगरीज हैं जिन्हें उन्होंने 4 समूहों में बांटा है। लेकिन हम उन सब की जटिलता में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उनके पीछे के मूल विचार और सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी को समझेंगे। ये कैटेगरीज क्या हैं? ये हमारे दिमाग के वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो हर आने वाले डेटा पर अपने आप लागू हो जाते हैं। जैसे एकता की कैटेगरी हमें अलग अलग हिस्सों को जोड़ ढांचकर एक पूरी चीज के रूप में देखने में मदद करती है। अस्तित्व की कैटेगरी हमें यह समझने में मदद करती है कि कोई चीज है या नहीं है। ये सब इतने बुनियादी हैं कि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन इनके बिना हमारी दुनिया का कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी कैटेगरी है, वो है कारणता, यानी कारण और प्रभाव का नियम। याद कीजिए डेविड ह्यूम को, जिन्होंने कहा था कि हम अनुभव से कभी भी ये निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि एक चीज दूसरी चीज का कारण है, ये सिर्फ हमारी आदत है। ह्यूम के इसी तर्क ने कांट को नींद से जगाया था, और कांत अब इसका जवाब देते हैं। कांट कहते हैं, ह्यूम, तुम सही थे कि हम कारणता को दुनिया में अनुभव नहीं करते, लेकिन तुम गलत थे ये सोचकर कि यह सिर्फ एक आदत है। कांट कहते हैं कि कारणता दुनिया में मौजूद कोई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक जन्मजात कैटेगरी है। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा नियम है जिसे वो हर अनुभव पर जबरदस्ती लागू कर देता है
ताकि वो दुनिया को समझ सके। हमारा दिमाग घटनाओं के एक बेतरतीब क्रम को स्वीकार ही नहीं कर सकता। जब वो देखता है कि एक घटना ए हुई और उसके बाद दूसरी घटना बी हुई, तो वो अपने आप इन दोनों को ए ने बी को पैदा किया के नियम से जोड़ देता है। हम अनुभव से कारणता नहीं सीखते, बल्कि हम कारणता की कैटेगरी के जरिए ही अनुभव को सार्थक बना पाते हैं। ये वो मशीन है जो कच्चे माल को एक उपयोगी उत्पाद में बदलती है। जैसे एक सॉसेज बनाने वाली मशीन में आप अलग अलग चीजें डालते हैं और वो उन्हें एक सॉसेज की शक्ल में बाहर निकालती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी अलग अलग संवेदनों को लेता है और उन पर कारणता की मशीन चलाकर उन्हें कारण प्रभाव की एक समझने लायक कहानी में बदल देता है। तो विज्ञान के जो नियम हैं, जैसे कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वे इसीलिए सच और निश्चित हैं, क्योंकि वे असल में हमारे अपने दिमागों के ही नियमों का प्रतिबिंब हैं। विज्ञान बाहरी दुनिया के रहस्यों को नहीं खोल रहा, बल्कि वो उन नियमों को खोज रहा है जिनसे हमारा दिमाग खुद उस दुनिया का निर्माण करता है। इस तरह कांट ने विज्ञान को ह्यूम के संदेहवाद से बचा लिया। उन्होंने विज्ञान को एक मजबूत और निश्चित नींव दे दी, और वो नींव थी हमारा अपना तर्क संगत दिमाग। तो अब पूरी तस्वीर क्या बनती है? बाहरी दुनिया से कुछ अज्ञात सिग्नल आते हैं, हमारी इंद्रियां उन्हें ग्रहण करती हैं, फिर हमारा दिमाग उन पर समय और स्थान का चश्मा लगाता है, और फिर वो इन समय और स्थानबद्ध अनुभवों को अपनी 12 मशीनों यानी कैटेगरीज में डालकर प्रोसेस करता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में जो चीज बाहर निकलती है, उसे हम अनुभव या ज्ञान या वास्तविकता कहते हैं। तो वो दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो एक मिलीजुली रचना है। वो आधी तो बाहर से आती है और आधी हमारे अपने दिमाग की देन है। हम सिर्फ दुनिया के दर्शक नहीं हैं, हम उसके सह निर्माता हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा विचार है। इसने ज्ञान की पूरी पहेली को सुलझा दिया, लेकिन इसी के साथ इसने एक बहुत ऊंची दीवार भी खड़ी कर दी। एक ऐसी दीवार जिसके पार हम कभी नहीं जा सकते। वो दीवार क्या है, और वो हमारी ज्ञान की सीमाओं के बारे में क्या बताती है? अगर हम सिर्फ अपने दिमाग द्वारा बनाई गई दुनिया को ही जान सकते हैं, तो फिर उस असली दुनिया का क्या जो हमारे दिमाग के बाहर है? इस चौंकाने वाले सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 5, दो दुनियाओं की कहानी, वो जिसे हम जानते हैं और वो जिसे हम कभी नहीं जान सकते। दोस्तों, पिछले कुछ अध्यायों में हमने इमानुएल कांट के साथ मिलकर इंसानी दिमाग की उस अद्भुत फैक्ट्री की सैर की है जो हमारे लिए वास्तविकता का निर्माण करती है। हमने देखा कि कैसे समय और स्थान के चश्मे और 12 कैटेगरीज की मशीनें मिलकर बाहरी दुनिया के कच्चे माल को एक समझने लायक अनुभव में बदल देती हैं। कांट ने हमें दिखाया है कि हम ज्ञान के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब हमें इस सिद्धांत के सबसे गहरे और सबसे चौंकाने वाले परिणाम का सामना करना है। अगर हम सिर्फ उसी दुनिया को जान सकते हैं जिसे हमारा दिमाग न बनाता है, तो फिर उस असली दुनिया का क्या जो इस फैक्ट्री के बाहर मौजूद है? इस अध्याय में हम कांट के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल भेद, यानी फेनोमेना और नूमेना की दो दुनियाओं के बीच के फर्क को समझेंगे। कांट कहते हैं कि हमें हमेशा दो अलग अलग दुनियाओं में फर्क करना चाहिए। पहली दुनिया है फेनोमेना की दुनिया। ये प्रतीत होने वाली दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। वो दुनिया जिसे हमारे दिमाग बाने समय, स्थान और कैटेगरीज के अपने नियमों के अनुसार व्यवस्थित और आकार दे दिया है। ये वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, काम करते हैं और जिसके बारे में विज्ञान हमें बताता है। ये कुर्सियां, ये मेज, ये पेडीडीडीएच, ये तारे, ये सब फेनोमेनल दुनिया का हिस्सा है। ये हमारे लिए 100% वास्तविक है और यही एकमात्र दुनिया है जिसके बारे में हमें कोई भी निश्चित ज्ञान हो सकता है। लेकिन फिर एक दूसरी दुनिया भी है जिसे कांट नूमेना की दुनिया कहते हैं। ये वस्तु जैसी वो अपने आप में है कि दुनिया है। ये वो असली कच्ची हकीकत है जो हमारे दिमाग के फिल्टरों और चश्मों के बाहर मौजूद है। ये वो कच्चा माल है जो हमारी ज्ञान की फैक्ट्री में आता है। हम ये तो मान सकते हैं कि ये दुनिया मौजूद है, क्योंकि अगर कोई कच्चा माल ही नहीं होगा तो फैक्ट्री बनाएगी क्या? लेकिन हम इस दुनिया को कभी भी किसी भी हाल में सीधे सीधे नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत उस पर अपने समय, स्थान और कैटेगरीज के चश्मे लगा देता है और वो तुरंत फेनोमेना की दुनिया का हिस्सा बन जाती है।
इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही उन्नत कैमरे से दुनिया को देख रहे हैं। वो कैमरा हर तस्वीर पर अपने आप एक नीला फिल्टर लगा देता है, तो आप जो भी दुनिया देखेंगे वो आपको नीली ही नजर आएगी। आप उस नीली दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके नियम खोज सकते हैं। ये है फेनोमेना की दुनिया। लेकिन क्या आप कभी भी उस कैमरे के जरिए ये जान सकते हैं कि दुनिया बिना उस नीले फिल्टर के असल में कैसी दिखती है? नहीं, ये असंभव है। वो दुनिया बिना फिल्टर के आपके लिए हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। वही है नूमेना की दुनिया। हमारा दिमाग ही वो कैमरा है और हम उस कैमरे को कभी उतार नहीं सकते। ये विचार हमारे घमंड पर एक बहुत अहम प्रहार है। ये हमें बताता है कि इंसानी ज्ञान की एक कठोर और स्थायी सीमा है। हम ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं। हम सिर्फ उस संस्करण को जान सकते हैं जो हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है। असली परम हकीकत हमारी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर है। हम एक तरह से एक बुलबुले के अंदर बंद हैं और हम कभी नहीं जान सकते कि उस बुलबुले के बाहर की दुनिया कैसी है। अब ये विचार हमें दर्शन के सबसे बड्ढे और सबसे पुराने सवालों पर लाता है। वो सवाल हैं ईश्वर, आत्मा की अमरता और इच्छा की स्वतंत्रता। ये वो विषय हैं जिनके बारे में दार्शनिक हजारों सालों से बहस करते आ रहे हैं। क्या हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके ये साबित कर सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है? क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारी आत्मा अमर है या हमारी इच्छा सच में स्वतंत्र है? कांट कहते हैं, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता ये सब समय और स्थान की दुनिया की चीजें नहीं हैं। ये सब अनुभव की दुनिया से परे हैं। ये सब न्यूमेनल दुनिया के विचार हैं। और जैसा कि हमने देखा, हमारी समझ की मशीनें यानी कैटेगरीज सिर्फ और सिर्फ अनुभव के कच्चे माल पर ही काम कर सकती हैं। जब हम इन मशीनों का इस्तेमाल बिना किसी अनुभव के यानी खाली हवा में इन बड्ढे बड्ढे सवालों पर करने की कोशिश करते हैं, तो ये मशीनें खराब हो जाती हैं। हमारा तर्क चक्कर खाने लगता है और खुद अपने ही जाल में उलझ जाता है। ये कैसे होता है? और हमारा तर्क जब अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश करता है, तो वो किन अजीब और विरोधाभासी नतीजों पर पहुंचता है? इस बौद्धिक चक्कर को समझने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम देखेंगे कि जब तर्क पागल हो जाता है तो क्या होता है। अध्याय नंबर 6, जब तर्क पागल हो जाए, बुद्धि की सीमाएं। पिछले अध्याय में हमने कांट की दो दुनियाओं, फेनोमेना और नूमेना के बीच की उस ऊंची दीवार को देखा। हमने जाना कि हमारा ज्ञान सिर्फ फेनोमेना यानी अनुभव की दुनिया तक ही सीमित है और हम नूमेना यानी परम सत्य की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान सकते। लेकिन इंसानी दिमाग की एक पुरानी और जिद्दी आदत है, वो अपनी सीमाओं में रहना पसंद नहीं करता। वो हमेशा उन बड्ढे सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है जो अनुभव से परे हैं, जैसे कि ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड की शुरुआत। इस अध्याय में हम कांट की किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के उस हिस्से की पढ़ताल करेंगे जहां वो दिखाते हैं कि जब हमारा शुद्ध तर्क अनुभव का सहारा छोड़कर अपने ही दम पर इन बड्ढे बड्ढे न्यूमेनल सवालों को सुलझाने की कोशिश करता है, तो वो कैसे पागल हो जाता है और खुद अपने ही बनाए हुए विरोधाभासों के जाल में फंस जाता है। कांट इस प्रक्रिया को ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक कहते हैं। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसका मूल विचार काफी सरल है। डायलेक्टिक का मतलब है एक ऐसी तर्क प्रणाली जो भ्रम या दिखावा पैदा करती है। कांट कह रहे हैं कि जब हमारा तर्क अपनी सही जगह यानी अनुभव की दुनिया को छोड़ डाकर उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें अनुभव नहीं किया जा सकता, तो वो अनिवार्य रूप से भ्रम और विरोधाभास पैदा करेगा। वो हमें ऐसे जवाब देगा जो लगते तो बहुत तार्किक हैं, लेकिन असल में खोखले होते हैं। कांट दिखाते हैं कि हमारा शुद्ध तर्क तीन बड्ढे विचारों या ट्रांसेंडेंटल आइडियाज के पीछे भागता है। ये हैं आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर। हमारा तर्क इन तीनों को एक संपूर्ण और एकीकृत इकाई के रूप में समझना चाहता है। वो एक एकीकृत मैं यानी आत्मा को खोजना चाहता है, एक एकीकृत दुनिया यानी ब्रह्मांड को समझना चाहता है और इन सब के पीछे एक एकीकृत कारण यानी ईश्वर को खोजना चाहता है। लेकिन ये तीनों ही अनुभव की दुनिया से परे हैं। हमने कभी भी एक आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देखा, न ही पूरे ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव किया है और न ही ईश्वर को। तो जब हमारा तर्क
इन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करता है तो क्या होता है? कांट कहते हैं कि वो एंटीनोमीज में फंस जाता है। एंटीनोमी का मतलब है एक ऐसा विरोधाभास जहां आप एक ही विषय पर दो बिल्कुल उल्टे लेकिन दोनों ही समान रूप से तार्किक लगने वाले निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। कांट ऐसी चार एंटीनोमीज का वर्णन करते हैं। चलिए उनमें से पहली और सबसे प्रसिद्ध एंटीनोमी को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। सवाल है, क्या ब्रह्मांड की समय में कोई शुरुआत थी और क्या उसकी स्थान में कोई सीमा है? कांट दिखाते हैं कि आप शुद्ध तर्क का इस्तेमाल करके हां और नहीं दोनों को साबित कर सकते हैं। थीसिस यानी हां, आप ये तर्क दे सकते हैं कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इसकी कोई शुरुआत नहीं थी तो इसका मतलब है कि आज के इस पल तक पहुंचने के लिए एक अनंत समय बीत चुका है। लेकिन एक अनंत श्रृंखला कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता, उसकी एक शुरुआत होनी ही चाहिए। इसी तरह आप तर्क दे सकते हैं कि उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए। एंटीथीसिस यानी नहीं। अब आप इसका ठीक उल्टा भी साबित कर सकते हैं। आप तर्क दे सकते हैं कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसकी कोई शुरुआत थी तो उस शुरुआत से ठीक पहले क्या था? एक खाली समय। लेकिन एक खाली समय में से कोई चीज कैसे पैदा हो सकती है बिना किसी कारण के? यह भी अतार्किक लगता है। इसीलिए ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद होना चाहिए, यानी अनंत होना चाहिए। तो अब हम कहां फंसे? हमारा तर्क हमें बता रहा है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। ये एक तार्किक गतिरोध है। कांट कहते हैं कि ये विरोधाभास इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हम अपने दिमाग के उन औजारों यानी जैसे कि कारणता का इस्तेमाल एक ऐसी चीज यानी पूरे ब्रह्मांड पर कर रहे हैं जो अनुभव का विषय ही नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप 1 इंच टेप से किसी के प्यार को नापने की कोशिश कर रहे हों। वो औजार उस काम के लिए बना ही नहीं है। इसी तरह कांट दिखाते हैं कि हम शुद्ध तर्क से न तो ये साबित कर सकते हैं कि हमारी इच्छा स्वतंत्र है और न ही ये कि वो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों से बंधी हुई है। हम न तो ईश्वर के अस्तित्व को तार्किक रूप से साबित कर सकते हैं और न ही उसे खारिज कर सकते हैं। सदियों से दार्शनिक जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए बद्धे बद्धे तार्किक प्रमाण देते आ रहे थे, कांट ने उन सबको एक एक करके ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वे सब किसी न किसी तार्किक भ्रम पर आधारित हैं। तो इसका नतीजा क्या है? क्या कांट हमें एक गहरे संदेहवाद में छोड़ डच रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि इन बढ़धे सवालों का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, कांत का मकसद हमें निराश करना नहीं है। उनका मकसद बहुत ही रचनात्मक है। वो हमें हमारे तर्क की सही सीमाएं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो, तुम्हारा तर्क एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है, लेकिन सिर्फ अनुभव की दुनिया के लिए। जब तुम इसे उस दुनिया से बाहर ले जाने की कोशिश करते हो तो ये खराब हो जाता है। तो अगर हमारा शुद्ध तर्क हमें ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं बता सकता, तो क्या इसका मतलब है कि हमें इन चीजों पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? क्या कांट ने विज्ञान को बचाने के चक्कर में आस्था और नैतिकता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? या फिर इस विनाश में ही एक नए तरह के निर्माण की कोई उम्मीद छिपी है? इस गहरे सवाल का जो जवाब कांट देते हैं, वो उनके पूरे दर्शन का शायद सबसे मुख्य और सबसे मानवीय पहलू है। और उसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 7, आस्था के लिए जगह बनाना, जब तर्क खामोश हो जाता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे इमानुएल कांट ने हमारे शुद्ध तर्क की सीमाओं को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि जब हमारा तर्क अनुभव की दुनिया से बाहर निकलकर ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता जैसे बड्ढे सवालों से जूझने की कोशिश करता है, तो वो कैसे विरोधाभासों के जाल में फंस जाता है। उन्होंने विज्ञान की तो रक्षा कर ली, लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने उन सभी चीजों को ज्ञान के दायरे से बाहर कर दिया जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अर्थ देती हैं। अब ऐसा लग सकता है कि कांट ने हमें एक ठंडी, बेजान और यंत्रवत दुनिया में छोड़ दिया है, जहां सिर्फ वही सच है जिसे हम नाप तौल सकते हैं। क्या आस्था, नैतिकता और मानवीय गरिमा के लिए अब कोई जगह नहीं बची? इस अध्याय में हम कांट के दर्शन के उस सबसे खूबसूरत और सबसे उम्मीद भरे पहलू को जानेंगे, जहां वो दिखाते हैं कि कैसे तर्क की सीमाओं को जानना ही असल में आस्था और नैतिकता के लिए एक सुरक्षित जगह बनाता है। यहीं पर कांत अपना वो प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं जो उनके पूरे प्रोजेक्ट का सार है, मुझे ज्ञान को नकारना पड़ा ताकि मैं आस्था के लिए जगह बना सकूं।
ये एक बहुत ही गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला कथन है। इसका क्या मतलब है? कांट ये नहीं कह रहे कि आस्था अज्ञानता है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सैद्धांतिक तर्क के उस झूठे ज्ञान को नकारा है, जो अपनी सीमाओं को लांघकर उन चीजों के बारे में दावे करता है, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जान सकता। चलिए इसे समझते हैं। कांट ने दिखाया कि विज्ञान और हमारा शुद्ध तर्क ईश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि विज्ञान और हमारा शुद्ध तर्क ईश्वर के अस्तित्व को गलत भी साबित नहीं कर सकते। ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता, ये सब वैज्ञानिक जांच पड़ताल के दायरे से ही बाहर हैं। विज्ञान सिर्फ फेनोमेना यानी अनुभव की दुनिया के बारे में बात कर सकता है। वो नूमेना की दुनिया के बारे में पूरी तरह से खामोश है और उसे खामोश ही रहना चाहिए। कांट ने एक तरह से विज्ञान और आस्था के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग और सुरक्षित क्षेत्र बना दिए। विज्ञान का क्षेत्र है अनुभव की दुनिया और उसका काम है ये बताना कि चीजें कैसे काम करती हैं। आस्था और नैतिकता का क्षेत्र है न्यूमेनल दुनिया और उसका काम है ये बताना कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब विज्ञान कभी भी आस्था के क्षेत्र में दखल देकर ये नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकता। और आस्था भी कभी विज्ञान के क्षेत्र में दखल देकर यह नहीं कह सकती कि धरती नहीं घूम सकती, क्योंकि मेरी किताब में ऐसा लिखा है। दोनों अपने अपने दायरे में स्वतंत्र और वैध हैं। तो कांट ने आस्था को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे तर्क के हमलों से बचाया। उन्होंने दिखाया कि एक पूरी तरह से तर्क संगत और वैज्ञानिक व्यक्ति भी आस्तिक हो सकता है, बिना किसी बौद्धिक बेईमानी के, क्योंकि उसका विश्वास ज्ञान के दावों पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर आधारित है। वो किसी और चीज क्या है? वो है व्यावहारिक तर्क और हमारा नैतिक अनुभव। कांट कहते हैं कि हालांकि हम सैद्धांतिक रूप से ये साबित नहीं कर सकते कि हमारी इच्छा स्वतंत्र है, लेकिन जब हम कोई नैतिक फैसला लेते हैं तो हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करने का फैसला करते हैं तो आप ये मानते हैं कि ये आपका अपना चुनाव है। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो फिर नैतिकता, जिम्मेदारी, सही और गलत, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो स्वतंत्रता एक व्यावहारिक जरूरत है, नैतिकता के लिए उसे मानना ही पड़ेगा। इसी तरह हम ये साबित तो नहीं कर सकते कि हमारी आत्मा अमर है या ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन कांट कहते हैं कि एक नैतिक जीवन जीने के लिए हमें इन पर विश्वास करने का अधिकार है। हमारा नैतिक विवेक हमें बताता है कि इस जीवन में अच्छे कामों का अच्छा फल मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि असल दुनिया में अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग ऐश करते हैं। तो एक तर्क संगत नैतिक व्यवस्था के लिए ये उम्मीद करना जायज है कि कोई अगला जीवन होगा जहां न्याय मिलेगा और कोई ईश्वर होगा जो इस न्याय को सुनिश्चित करेगा। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक नैतिक आस्था है, एक तर्क संगत उम्मीद है। तो कांट ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया दी जिसमें न्यूटन का विज्ञान और एक आम इंसान का नैतिक विश्वास दोनों एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि इंसान सिर्फ एक जानने वाली मशीन नहीं है, बल्कि वो एक नैतिक प्राणी भी है। उन्होंने हमारे जीवन के उन सबसे गहरे पहलुओं, जिन्हें विज्ञान कभी छू नहीं सकता, के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान बनाया। लेकिन जिस व्यक्ति ने दिमाग की दुनिया में इतनी विशाल क्रांति ला दी, वो खुद अपनी असल जिंदगी में कैसा था? क्या उसकी जिंदगी भी उतनी ही जटिल और नाटकीय थी, या वो एक बिल्कुल ही अलग तरह का इंसान था? उस महान दार्शनिक के व्यक्तिगत जीवन की एक झलक पाने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 8, कोनिग्सबर्ग का आर्शी। वो इंसान जो घड़ी ही की तरह जीता था। अब तक हमने इमानुएल कांट के उन गहरे और जटिल विचारों की यात्रा की है, जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमने उनके दिमाग की बनावट और उनके दर्शन की विशालता को देखा है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इन महान विचारों के पीछे एक जीता जागता इंसान भी होता है। इस अध्याय में हम कांट के अकादमिक लेखन से थोड़ा ब्रेक लेंगे और उस व्यक्ति इमानुएल कांट से मुलाकात करेंगे। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे थे, उनकी आदतें क्या थीं और कैसे उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी उनके दर्शन का ही एक प्रतिबिंब थी। इमानुएल कांट की जिंदगी किसी भी तरह से नाटकीय या रोमांचक नहीं थी। वो किसी सुकरात की तरह सड़कों पर बहस नहीं करते थे और न ही किसी मार्क्स की तरह एक देश से दूसरे देश भागते फिरते थे। उनकी जिंदगी एक शब्द में कही जा सकती है,
नियमित। वो इतने ज्यादा नियमित और अनुशासित थे कि उनकी जिंदगी की कहानियां आज भी दंतकथाओं की तरह सुनाई जाती हैं। कांत का जन्म 1724 में प्रशा के एक शहर कोनिग्सबर्ग में हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगभग 80 साल उसी एक शहर में गुजार दी। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपने शहर से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं की। उनकी दुनिया बाहर से बहुत छोटी थी, लेकिन उनके दिमाग के अंदर का ब्रह्मांड असीम था। उनके माता पिता बहुत ही साधारण और बेहद धार्मिक थे और उनकी मां ने उन पर एक गहरी नैतिक छाप छोड़ दी। कांट का जीवन एक गद्दी की तरह चलता था, एकदम सटीक और बिना किसी बदलाव के। वो हर रोज सुबह ठीक 5 बजे उठते थे। उनका नौकर लैंपे उन्हें ठीक 5 बजे जगाता था और कहा जाता है कि कांट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आधे घंटे से ज्यादा की देरी से नहीं उठे। उठकर वो चाय पीते, अपना पाइप पीते और सुबह के लेक्चर की तैयारी करते। फिर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते। दोपहर का खाना वो हमेशा अपने कुछ दोस्तों के साथ खाते थे और ये उनके दिन का सबसे सामाजिक समय होता था, जहां वो हर विषय पर लंबी लंबी और जीवन चर्चाएं करते थे। लेकिन उनकी दिनचर्या का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा था उनका दोपहर का टहलना। खाना खाने के बाद हर रोज ठीक 3:30 बजे वो अपने घर से टहलने के लिए निकलते थे। वो हमेशा एक ही रास्ते पर एक ही गति से टहलते थे। कहा जाता है कि कोनिग्सबर्ग के लोग अपनी घड़ी डिढियाओं कांट के टहलने के समय से मिलाते थे। अगर कांट घर से निकल आए हैं तो इसका मतलब है कि ठीक 3:30 बज गए हैं। किंवदंती है कि उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार वो अपनी इस दिनचर्या से भटके थे, और वो तब जब वो महान विचारक रूसो की किताब एमिल पढ़ रहे थे और पढ़ने में इतने खो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। कांत ने कभी शादी नहीं की और एक बहुत ही सरल और एकाकी जीवन जिया। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे और उनका मानना था कि एक अनुशासित जीवन ही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। उनका ये पूरा जीवन उनके दर्शन का ही एक व्यावहारिक रूप था। उनका दर्शन तर्क, कर्तव्य और आत्मनियंत्रण पर बहुत जोर देता है और उनकी जिंदगी इन्हीं सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण थी। वो मानते थे कि हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने तर्क के बनाए हुए नियमों के अनुसार जीना चाहिए। और उन्होंने ठीक वैसा ही जीवन जिया। हालांकि उनका जीवन बाहर से बहुत नीरस लग सकता है, लेकिन वो एक बहुत ही मजेदार और मिलनसार इंसान भी थे। वो एक बेहतरीन मेजबान थे और अपनी दावतों में बहुत ही रोचक बातें किया करते थे। वो सिर्फ दर्शन पर ही नहीं, बल्कि विज्ञान, राजनीति और दुनिया भर की संस्कृतियों पर भी बात कर सकते थे। उन्होंने कभी यात्रा नहीं की, लेकिन उन्होंने यात्रा वृत्तांतों को पर्श परशिकर ही दुनिया के भूगोल और रीति रिवाजों का इतना गहरा ज्ञान हासिल कर लिया था कि वो अक्सर उन लोगों को भी ठीक कर देते थे जो उन जगहों से होकर आए हों। तो इमानुएल कांट, वो व्यक्ति, अपने विचारों की तरह ही जटिल थे। बाहर से एक शांत, नियमित और लगभग उबाऊ प्रोफेसर, लेकिन अंदर से एक ऐसा क्रांतिकारी विचारक जो दिमाग की दुनिया में तूफान ला रहा था। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि महान काम करने के लिए आपको दुनिया घूमने या रोमांचक जीवन जीने की जरूरत नहीं है। एक शांत और अनुशासित जीवन में भी आप अपने दिमाग की शक्ति से ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को छू सकते हैं। लेकिन कांट ने सिर्फ ज्ञान की सीमाओं पर ही नहीं लिखा। उन्होंने अपने जीवन के बाद के हिस्से में नैतिकता और राजनीति पर भी उतना ही गहरा काम किया। उनका वो कौन सा एक नैतिक नियम था जो आज भी दुनिया भर के दार्शनिकों को प्रेरित और परेशान करता है? उस सार्वभौमिक कानून की कहानी जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 9, ज्ञानोदय क्या है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की हिम्मत करो। दोस्तों, अब तक हमने इमानुएल कांट के उस विशाल और जटिल दार्शनिक महल की सैर की है जिसे उन्होंने क्रिटिक ऑन एफ प्योर रीजन में बनाया था। हमने ज्ञान की सीमाओं और दिमाग की संरचना को समझा। लेकिन कांट सिर्फ एक अमूर्त दार्शनिक नहीं थे, वो अपने समय के एक बहुत ही जागरूक और चिंतित नागरिक भी थे। वो उस युग में रह रहे थे जिसे ज्ञानोदय का युग कहा जाता था, एक ऐसा समय जब तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार पूरे यूरोप में फैल रहे थे। इस अध्याय में हम कांट को उनके अकादमिक टॉवर से नीचे उतारकर उस समय के सामाजिक और राजनीतिक सवालों से जूझते हुए देखेंगे। हम उनके उस प्रसिद्ध निबंध को जानेंगे जिसमें वो पूछते हैं, ज्ञानोदय क्या है? और उसका जो जवाब वो देते हैं वो आज भी हम सब के लिए एक शक्तिशाली नारा है। 1784 में
कांट ने एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली निबंध लिखा, जिसका शीर्षक था ज्ञानोदय क्या है, इस सवाल का जवाब। इस निबंध की शुरुआत वो एक बहुत ही सीधी और साहसी परिभाषा से करते हैं। वो कहते हैं, ज्ञानोदय मनुष्य का अपनी उस अपरिपक्वता से बाहर निकलना है जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अब ये अपरिपक्वता क्या है? कांट समझाते हैं कि ये किसी और के मार्गदर्शन के बिना अपनी खुद की समझ का इस्तेमाल करने की अयोग्यता है। और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार क्यों हैं? इसीलिए नहीं कि हमारे पास समझ की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास हिम्मत की कमी है, अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने के संकल्प की कमी है। और यहीं पर कांट ज्ञानोदय का वो प्रसिद्ध नारा देते हैं, सेपेरे ओंडे। ये एक लैटिन वाक्य है जिसका मतलब है जानने की हिम्मत करो, या ज्यादा सरल भाषा में अपने दिमाग बैज का इस्तेमाल करने की हिम्मत करो। यही ज्ञानोदय का मूल मंत्र है। कांट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक बच्चे की तरह एक बौद्धिक अपरिपक्वता में ही गुजार देते हैं। ये बहुत आसान और आरामदायक होता है। हमें सोचना नहीं पड़ डचता। हमारे पास किताबें हैं जो हमें बताती हैं कि क्या विश्वास करना है। हमारे पास डॉक्टर हैं जो हमें बताते हैं कि क्या खाना है। और हमारे पास पादरी हैं जो हमारी अंतरात्मा का ख्याल रखते हैं। हम अपनी सोच का काम दूसरों पर छोड़ डर देते हैं और खुद आलस और डर में पड्डीदे रहते हैं। कांट कहते हैं कि जो लोग हमें इस अपरिपक्वता में रखना चाहते हैं, हमारे अभिभावक यानी राजा, चर्च और दूसरी सत्ताएं, वे जानबूझकर हमें ये यकीन दिलाते हैं कि खुद सोचना एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम है। वे हमें भेद्यों की तरह पालते हैं और फिर हमें डराते हैं कि अगर तुमने इस बाध्य से बाहर कदम रखा तो तुम खो जाओगे। कांत कहते हैं कि ये खतरा असल में उतना विशाल नहीं है। हाँ, कुछ बार ठोकर खाने के बाद इंसान आखिरकार चलना सीख ही जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शुरुआती ठोकर के डर से ही कभी कोशिश नहीं करते। तो फिर इस बौद्धिक गुलामी से आजादी कैसे मिलेगी? कांट कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए अकेले इस अपरिपक्वता से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक पूरे समाज के लिए खुद को प्रबुद्ध करना ज्यादा संभव है। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है स्वतंत्रता। खासकर सार्वजनिक रूप से अपने तर्क का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? कांट एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताते हैं, तर्क का सार्वजनिक उपयोग और तर्क का निजी उपयोग। तर्क का निजी उपयोग वो है जो आप एक नागरिक कर्मचारी या एक पेशेवर के रूप में अपनी नौकरी करते हुए करते हैं। जैसे अगर आप एक टैक्स कलेक्टर हैं, तो आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि ये टैक्स सही है या नहीं। आपको अपना काम करना होगा। ये आपके तर्क का निजी यानी सीमित उपयोग है। लेकिन वही टैक्स कलेक्टर, जब वो एक नागरिक और एक विद्वान के रूप में अखबार में एक लेख लिखता है और उस टैक्स प्रणाली की आलोचना करता है, तो वो अपने तर्क का सार्वजनिक उपयोग कर रहा है। और कांत कहते हैं कि इस सार्वजनिक उपयोग की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक पादरी को अपने चर्च में तो चर्च के सिद्धांतों के अनुसार ही उपदेश देना होगा, यानी निजी उपयोग, लेकिन एक विद्वान के रूप में उसे उन सिद्धांतों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने का पूरा हक होना चाहिए, यानी सार्वजनिक उपयोग। कांट का ये विचार आज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नींव है। वो कह रहे हैं कि एक प्रबुद्ध समाज वो है जो अपने नागरिकों को सोचने, सवाल उठाने और सत्ता की आलोचना करने की पूरी आजादी देता है। एक शासक को अपनी प्रजा से ये नहीं कहना चाहिए कि तर्क मत करो, सिर्फ आज्ञा का पालन करो, बल्कि उसे कहना चाहिए, जितना चाहो उतना तर्क करो और जिस बारे में चाहो उस बारे में करो, लेकिन आज्ञा का पालन करो। खुली बहस और आलोचना से समाज कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत होता है। ये सरकार को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। तो कांट का ये निबंध हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। ये हमें सिर्फ एक दर्शक बने रहने की बजाय अपने जीवन और अपने समाज का एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए कहता है। ये हमें बौद्धिक आलस और कायरता को छोड़कर ज्ञान और स्वतंत्रता के मुश्किल लेकिन सम्मानजनक रास्ते को चुनने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने दिमाग और समाज की आजादी पर इतना कुछ लिखा, उसकी अपनी सबसे प्रमुख बौद्धिक विरासत क्या थी? कैसे उसकी एक किताब ने दर्शन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया? इस महान क्रांति के अंतिम सार को समझने के लिए अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं।
अध्याय नंबर 10। निष्कर्ष। वो दार्शनिक जिसने दर्शन को बदल दिया। तो दोस्तों, हम इमानुएल कांट और उनकी महान कृति क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की इस गहरी, जटिल और उम्मीद है कि ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने एक ऐसे दिमाग विना के साथ सफर किया है जिसने शायद इंसानी सोच की सीमाओं को सबसे ज्यादा गहराई से नापा है। हमने देखा कि कैसे उन्होंने तर्क, बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच के महायुद्ध को समाप्त किया और कैसे उन्होंने दर्शन में एक कोपर्निकन क्रांति ला दी। अब इस अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांट की स्थायी विरासत क्या है और उनके विचार आज भी हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। कांट की सबसे मुख्य विरासत ये है कि उन्होंने दर्शन का एजेंडा ही बदल दिया। उनसे पहले दर्शन का मुख्य काम था बाहरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाना, वास्तविकता क्या है जैसे सवालों का जवाब देना। कांट ने आकर कहा, रुको, बाहरी दुनिया को जानने से पहले क्या हमें पहले उस औजार को नहीं जान लेना चाहिए जिससे हम दुनिया को जानते हैं, यानी हमारा अपना दिमाग। उन्होंने दर्शन की दूरबीन को बाहरी ब्रह्मांड से हटाकर हमारे अपने अंदर के ब्रह्मांड पर केंद्रित कर दिया। उनके बाद दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा सिर्फ ये समझने की कोशिश करता रहा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, भाषा कैसे काम करती है और हमारी अपनी चेतना वास्तविकता को कैसे आकार देती है। उन्होंने ही मैं को दर्शन का केंद्र बनाया। दूसरी मुख्य विरासत है उनका तर्क, बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच किया गया महान संश्लेषण। उन्होंने दिखाया कि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान अनुभव से शुरू तो होता है, लेकिन वो अनुभव पर खत्म नहीं होता। हमारा दिमाग उस अनुभव को अपनी जन्मजात संरचनाओं के जरिए आकार देता है। बिना संवेदन के विचार खाली हैं और बिना अवधारणाओं के संवेदन अंधे हैं। ये वाक्य आज भी ज्ञान के सिद्धांत का एक मूल मंत्र है। उन्होंने हमें दिखाया कि हम न तो पैसिव दर्शक हैं और न ही अपने दिमाग में बंद कैदी, बल्कि हम अपनी दुनिया के सक्रिय सहनिर्माता हैं। तीसरी और शायद सबसे गहरी विरासत है उनकी द्वारा खींची गई ज्ञान की सीमा रेखा। फेनोमेना और नूमेना के बीच का उनका भेद हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाता है और वो है बौद्धिक विनम्रता का। उन्होंने दिखाया कि हमारा विज्ञान और हमारा तर्क बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ अनुभव की दुनिया के अंदर। इस दुनिया के बाहर के जो बड़े सवाल हैं, ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता, वे वैज्ञानिक ज्ञान की पहुंच से हमेशा बाहर रहेंगे। ये विचार कुछ लोगों को निराशाजनक लग सकता है, लेकिन कांट ने इसे एक सकारात्मक मुद्दा दिया। उन्होंने तर्क के ज्ञान को सीमित करके आस्था, नैतिकता और मानवीय गरिमा के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह बनाई। उन्होंने दिखाया कि आप एक पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं और साथ ही एक गहरे नैतिक और आध्यात्मिक विश्वास वाले व्यक्ति भी, और इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने विज्ञान और धर्म के बीच चल रहे सदियों पुराने झगड्डे को सुलझाने का एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीका पेश किया। और अंत में, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, कांट हमें ज्ञानोदय का एक अमर संदेश देते हैं। सेपेरे ओंडे, जानने की हिम्मत करो। ये सिर्फ एक अकादमिक नारा नहीं है, ये एक व्यक्तिगत और सामाजिक आह्वान है। ये हमें हर तरह की बौद्धिक गुलामी से आजाद होने के लिए कहता है, चाहे वो किसी परंपरा की गुलामी हो, किसी सत्ता की, या हमारे अपने आलस और डर की। ये हमें एक जिम्मेदार, स्वतंत्र और आत्मजागरूक व्यक्ति बनने के लिए कहता है, जो खुद सोचता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पढ़ना आसान नहीं है। ये एक घने जंगल में एक मुश्किल चढ़ाई की तरह है, लेकिन जो कोई भी इस चढ़ाई को पूरा करने की हिम्मत करता है, वो जब चोटी पर पहुंचता है तो उसे दुनिया का एक ऐसा नजारा दिखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कांट हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देते हैं, एक ऐसा नजरिया जो ज्यादा गहरा, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा ईमानदार है। वो हमें हमारी अपनी महानता और हमारी अपनी सीमाओं दोनों का एहसास कराते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा अपना दिमाग वास्तविकता को आकार देता है और कैसे हम अपनी तर्क बुद्धि की शक्तियों और सीमाओं को समझकर इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा,
यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे स्वतंत्र रूप से सोचें, कैसे ज्ञान की सीमाओं का सम्मान करें और कैसे एक ज्यादा जागरूक और तर्कसंगत जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी समझ का इस्तेमाल करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको आधुनिक दर्शन के सबसे महान विचारकों में से एक और उसके क्रांतिकारी विचारों के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको कांट का कौन सा विचार सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, जानने की हिम्मत